जय हिंद दोस्तों, खुशखबरी आ चुकी है दोस्तों। डिविडेंड की घोषणा हुई है। रिजल्ट डेट पहले से ही अनाउंस था, लेकिन अब जो है कंपनी डिविडेंड के लिए भी अनाउंसमेंट कर दिया है। और उसके साथ ही बात करेंगे पुनर्गठन योजना की। पुनर्गठन या फिर कह लीजिए डिमर्जर टाइप का भी, सॉरी विलय टाइप का भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो विलय और जो है पुनर्गठन दोनों के बारे में, इसके बारे में भी बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ था ना निर्मला सीतारमण की तरफ से, वित्त मंत्री, कि दोनों कंपनियों जैसे पीएफसी और आरईसी का पुनर्गठन किया जाएगा। तो इसमें क्या है मुख्य बातें, उनको देखेंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या होने वाला है, इससे क्या फायदा होगा दोनों ही कंपनियों को। उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले यहाँ पे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है, कंपनी ने अपना रिजल्ट डेट अनाउंस किया था 5 फरवरी 2026 को। जी हाँ दोस्तों, 5 तारीख को कंपनी का अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड दोनों आने वाला था। ये कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 27 जनवरी 2026 को, लेकिन अभी आज जस्ट अभी अभी 2 फरवरी 2026 को कंपनी ने फिर से यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। और अब कंपनी कह रही है कि अब भैया हम क्या करेंगे कि डिविडेंड भी देने वाले हैं यहाँ पे। ये 5 फरवरी 2026 को ही कंपनी ने तीसरा इंटरिम डिविडेंड FY 2025-26 के लिए कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। तो पहले कंपनी ने केवल और केवल रिजल्ट डेट अनाउंस करके रखा था रिजल्ट के लिए, लेकिन अब कंपनी ने सोचा समझा विचारा, तो अब कंपनी कह रही है कि भाई हमारा पुनर्गठन भी होने वाला है, तो थोड़ा सा और डिविडेंड बांट देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यह कंपनी 5 तारीख को ही सेम रिजल्ट के साथ ही डिविडेंड भी घोषित करने वाली है। क्या कभी डिविडेंड देती है? हाँ, डिविडेंड के लिए तो मानी जाती है कंपनी। इसका डिविडेंड यील्ड 4.11% का है, समझ रहे हो आप लोग। और कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में जो डिविडेंड दिया था, वो डिविडेंड दिया था 3 रुपये 65 पैसे का। 3 रुपये 65 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड कंपनी ने नवंबर में दिया था 2025 में। उसके पहले अगस्त में भी दिया था 3 रुपये 70 पैसे का। उसके पहले 2 रुपया दिया था, उसके पहले 3.5 रुपया दिया था। तो मैक्सिमम टाइम आप लोग समझ के चलिए कि 3.5 रुपये के आसपास का कंपनी हम लोग को डिविडेंड यहाँ पे देती है। तो इस बार भी उम्मीद रहेगा कि 3.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी घोषित करेगी, तो इसको देख लीजिएगा। बोनस भी देती है, लेकिन वो बहुत पहले दिया है, ठीक है ना। 23 में बोनस दिया है 1:4 के रेशियो में, उसके बाद से बोनस नहीं दे रही है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया। उसके बाद आरईसी की बात करेंगे, तो आरईसी भी यहाँ पे हम लोग को डिविडेंड दे रही है 4 रुपये 60 पैसे का। रिजल्ट जब आया था तो मैं बताया था आप लोगों को, यह भी तीसरा वाला इंटीम डिविडेंड ही दी थी। और इसने भी अपना रिकॉर्ड डेट 6 फरवरी 2026 तय करके रखा है। और 5 फरवरी खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। 4 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अब देखिए, अब ये दोनों कंपनियों का आ गया और इसका रिजल्ट भी आ चुका है पहले से ही, ठीक है ना। अच्छा खासा कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का। हालांकि पिछले क्वार्टर से कम इसको जो है नेट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। शेयर बढ़त के साथ कारोबार किया है 363 रुपये पे। अब चलिए ठीक है, दोनों कंपनियां तो हो गई। पुनर्गठन वाली जो योजना है या पुनर्गठन वाला अनाउंसमेंट है, वो क्या है? क्या पीएफसी आरएसी का विलय है होने वाला है, या पुनर्गठन होने वाला है? ये प्रस्ताव क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही निकल के सामने आ रही है कि विलय पर कोई जानकारी नहीं है, समझ रहे हो। विलय हो सकता है, देखिए संभावना नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं होगा, संभावना है कि विलय होगा, लेकिन वो अभी उसका जानकारी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से नहीं आया है। लेकिन पुनर्गठन का तो अनाउंसमेंट जो है सरकार ने खुद ही कर दिया है बजट में, ठीक है ना। तो 2026 में पीएफसी और आरईसी के पुनर्गठन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया। अब पुनर्गठन के प्रस्ताव में क्या होगा? सरकार कह रही है कि दोनों सरकार स्वामित्व वाली एनबीएफसी कंपनियां जो है पीएफसी और आरईसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा है, ताकि बड़े पैमाने और दक्षता जो है, उनके पैमाने और दक्षता में सुधार हो सके। लेकिन सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों बैंकों का विलय भी होगा, किया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बताया जा रहा है कि दोनों बैंकों में सरकार के पीएफसी में 56% और आरईसी में लगभग 52.5% की हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि इन संस्थाओं का विलय करके एक इकाई बनाया जाएगा या नहीं। भारत सरकार की इसमें हिस्सेदारी दोनों में है। हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी और व्यापकता लाने के लिए, दक्षता में सुधार करने के लिए पहले के रूप में पीएफसी और आरईसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव यहाँ पे जरूर रखा गया है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। पुनर्गठन का बजट प्रस्ताव उनकी परिचालन दक्षता को बढ़ाने में उद्देश्य से है। और उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन के लिए एक आदर्श रूप में काम करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। पीएफसी और आरईसी पर पूंजी व्यय कैपेक्स भी बढ़ा सकती है सरकार, ठीक है ना। एक बार ऐसा हो जाने से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो है, एनबीएफसी जो भी हैं, के लिए भी एक प्रभावी मॉडल के रूप में काम करेगा। ग्रांट नॉर्टन भारत के पार्टनर और वित्तीय सेवा जोखिम
प्रमुख विशेष एयर ने यह जो है बात कही है, ठीक है ना? इस तरीके से कितना कितना लोन बांटा है कंपनी ने, क्या क्या किया है, वो आप लोग समझ सकते हो। अब इसकी भूमिका क्या है, इससे क्या मतलब पुनर्गठन योजना की क्या मुख्य बातें हैं, उसे क्या बदलेगा? तो भूमिका में सबसे पहले परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग नाम सुनते हो ना कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब सीधा सीधा पावर को फाइनेंस करने वाली कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पे आरईसी रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने वाली कंपनी है। अब ये दोनों पावर सेक्टर को ही लगभग लगभग फाइनेंस करने वाली दोनों कंपनियां, लेकिन अब ये क्या करेंगी, अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लैंडिंग करेंगी, लोन देंगी। समझ रहे हो आप लोग? कई तरीके से, मतलब ये अब ये लॉजिस्टिक, डेटा सेंटर, ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक वाहन और मेट्रो रेल जैसे सेक्टर को भी फाइनेंस करेंगी। समझ रहे हो? इस पुनर्गठन से अब इनको जो है और भी मतलब फाइनेंस करने के लिए कहा जाएगा, अन्य सेक्टर में भी, ठीक है ना? हरित ऊर्जा को भी यहाँ पे ध्यान में केंद्रित करते हुए ग्रीन फाइनेंस और ग्रीन फाइनेंस नोडल एजेंसी बनाया जाएगा गया है, ताकि 2030 से 30 तक 50 गीगावाट 500 गीगावाट का जो भारत का लक्ष्य है उसको पूरा किया जा सके, और उसको भी यहाँ पे फाइनेंस करने के लिए इनको यहाँ पे कहा जाएगा। पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, तो 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल का भी बांटने का जो सरकार का उद्देश्य है, उसके लिए भी सोलर कंपनियों को इनको जो है अच्छे से जो है फाइनेंस करना पड़ेगा, ताकि भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वित्तीय पुनर्गठन और महारत्न कम स्थिति का फायदा। देखिए, महारत्न का दर्जा दोनों कंपनियों को मिला है। इससे क्या होता है कि कुछ डिसीजन कंपनियां जो है खुद से ले सकती हैं, कहीं संयुक्त उद्यम करना है, ज्वाइंट वेंचर करना है, कुछ फंड जुटाना है अंतर्राष्ट्रीय सस्ते दरों पे, तो उससे सरकार के पास बार बार जाके जो है अनुमति नहीं मांगना पड़ता। तो महारत्न जिसको मिल जाता है, मेरे हिसाब से कि लगभग जहां तक मुझे याद है 1,000 करोड़ रुपए का जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी कुछ चीजें करनी है, उसके लिए सरकार से अनुमति नहीं लेना पड़ता है, या फिर हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो। जहां तक मैं एक बार पढ़ा था इस तरीके से है, ठीक है ना? अब ये नवरत्न के लिए है कि महारत्न के लिए, यहाँ पे महारत्न के लिए हो सकता है कि और ज़्यादा जो है छूट हो, 10,000 तक करोड़ तक का भी, मतलब कोई भी डिसीजन लेने का, मतलब कोई ज्वाइंट वेंचर करना है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का, इस तरीके से मिलता है। 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ होगा, ऐसे ही, मुझे अब क्लियर नहीं है, ठीक है ना? वितरण क्षेत्र में सुधार, जो आरडीएसएस जो है उसमें भी सुधार करने का यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्कॉम बिजली का घाटा कम करने के लिए अच्छे से कंपनियों को ये पीएफसी आरईसी को दिया गया है निगरानी करने का भी यहाँ पे, ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। अगर तुलना करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पारंपरिक इनका बिजनेस और अब का बिजनेस, तो यहाँ पे फोकस पहले केवल तापीय मतलब केवल तापीय और जल विद्युत पे था। अब बिजली और संरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रसद वसद, सब में इनको काम करना। प्राथमिकता कोयला आधारित संयंत्र को ये लोग देते थे, मतलब कोयला आधारित कोई बिजली उत्पन्न करने वाली कंपनी है वो जाती थी तो रेडी लोग बहुत आसानी से देते थे तुरंत। लेकिन अब ऊर्जा के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी यूवी, सबके लिए ये जो है करेंगे, ठीक है ना? घरेलू ब्रांड से ही पहले स्रोत था इनका वित्तीय वित्त पोषण का। अब वैश्विक ग्रीन बॉन्ड और ईबीसी के तहत भी ये लोग पैसा जुटा सकते हैं कम ऋण पे, तो ये भी एक अच्छा रहेगा। भूमिका ऋणदाता यहाँ पे और रणनीतिक अब जो है वित्तीय भागीदार बनना भी इनका जो है रहेगा। मतलब कई सारी अगर कंपनियों में अभी तो क्या करते थे कि ये एक हैं, एक किसी को डेट दे दिए, लेकिन अब क्या करेंगे, अब किसी एक कंपनी के साथ मिलके एक ज्वाइंट वेंचर टाइप का भी बना के ये लोग जो है काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं आरईसी में और पीएफसी में। हाँ, भविष्य में अगर सरकार को लगेगा तो हो सकता है कि आगे विलय का भी कोई प्रस्ताव रखे, विलय करे, क्योंकि विलय करेगी तो दोनों कंपनियां एक बन जाएंगी, दोनों कंपनियां का बिजनेस भी एक ही है, सेम ही है, तो विलय करने में भी कोई वैसा दिक्कत नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आ रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। दोनों कंपनियां बेहतर हैं, बढ़िया हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना?